हेलो फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 10 जिसमें हम पढ़ेंगे डेटाबेस कीज इन डीबीएमएस। तो इसको समझने से पहले आप लोगों ने जो पिछले लेक्चर्स देखे हैं उसके कारण आपको ये पता है कि एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग डेटा रखते हैं इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, यानी एक्चुअल में तो कलेक्शन ऑफ फाइल्स ही होता है डेटाबेस, लेकिन हम उसे लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली विजुलाइज करते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो मान लीजिए कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो यूजर्स के जो अकाउंट हैं उनकी इंफॉर्मेशन रखने के लिए यहाँ पर एक टेबल है। इस टेबल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे आपका अकाउंट नंबर होगा, ये अकाउंट होल्डर का नेम होगा, अकाउंट टाइप होगा, अकाउंट में कितना बैलेंस है ये होगा, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर हो सकती हैं। इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, एक एक रो के अंदर एक एक अकाउंट की डिटेल रखी हुई है। तो ये एक सपोज करिए टेबल है अकाउंट नाम का, राइट। अब कई बार क्या होता है कि मुझे, जैसे कोई व्यक्ति बैंक में जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसे निकालने हैं अकाउंट से, तो वो क्या ऐसा होता है कि वो कैशियर के पास जाके बोलता है कि मुझे मेरे अकाउंट से पैसे निकालने हैं, तो सामने वाला क्या पूछेगा, कैशियर क्या पूछेगा कि किसके अकाउंट से, मतलब मैं आपको नहीं जानता। तो बोले नहीं, मेरा बैंक में अकाउंट है, मुझे मेरे अकाउंट से पैसे निकालने। बोले वो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ तो मुझे पता तो चले कौन सा अकाउंट। तो वो कहते हैं कि वो अकाउंट जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम है सोनाली। तो सामने वाला बोलता है कि यार सोनाली नाम के तो बहुत सारे कस्टमर हैं हमारे, हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बोले अच्छा, वो जो अकाउंट है जो हमने जो सेविंग अकाउंट है। बोले सेविंग अकाउंट भी बहुत सारे हैं। इसका मतलब क्या है कि कस्टमर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि मेरे अकाउंट में ये इन्फॉर्मेशन रखी है, वो इन्फॉर्मेशन रखी है, बट वो इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहा है जो एक्चुअल में इतने सारे अकाउंट्स में से उसके अकाउंट को अलग करती है। तो फिर उसने बताया अकाउंट नंबर। ऑब्वियसली अकाउंट नंबर इसीलिए होता है, अकाउंट नंबर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर अकाउंट होल्डर्स के लिए अलग अलग होगी। तो अकाउंट नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है इस टेबल के अंदर, या मैं कहूँ कि एट्रीब्यूट यानी ये जो कॉलम्स हैं, ये जो वैल्यूज़ रखी हुई हैं, तो एक एक वैल्यू यहाँ पर एक एक एट्रीब्यूट है। तो ये एक इन सब में से ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे कि हम एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब, अगर मैंने अकाउंट नंबर बताया कि मेरा अकाउंट नंबर है 10718, तो ये किसी और कस्टमर के अकाउंट का नंबर नहीं होगा। तो फिर इस टेबल के अंदर एग्जैक्टली ऐसी एक ही रो होगी जिसमें अकाउंट नंबर होगा 10718, जबकि अकाउंट होल्डर के नेम की इंफॉर्मेशन अगर रखी है तो सोनाली हो सकता है, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, सोनाली नाम के बहुत सारे कस्टमर्स हो। तो आप सोनाली नाम बताकर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी इस टेबल में से एग्जैक्टली एक रिकॉर्ड नहीं निकाल सकते। तो सोनाली एक नेम है, और नेम एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंट नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों हैं तो एट्रीब्यूट्स, लेकिन हम उस एट्रीब्यूट को जिसकी मदद से यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है रिकॉर्ड, उसको हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट यानी कुछ खास है वो, जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज की? अब ये एग्जांपल मैंने बैंक का दिया है, ये एग्जांपल हर जगह लागू होता है। आप कहीं पर भी इमेजिन कर लीजिए, यदि आप बोलते हैं कि मुझे जैसे गैस सिलेंडर हमें बुक कराना होता है, तो बुक कराते हैं तो वो हमसे बोलते हैं कि ओके ठीक है, आपका कस्टमर नंबर बताइए। सो व्हाई दे नीड कस्टमर नंबर? जस्ट बिकॉज कि उन्हें पता चले कि आप कौन हैं, आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें।
या आप कभी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कस्टमर केयर में, तो वो भी आपको कंप्लेंट नंबर देते हैं। तो फ्यूचर में कभी आप अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो उन्होंने स्टोर करी थी आपके एवज में, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने याद रखने को कही, दैट इज कंप्लेंट नंबर। और फ्यूचर में जब आप कंप्लेंट नंबर अपना बताते हैं तो वो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन को फेच कर पाते हैं। यानी जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है, जो कि टेबल में रखी हुई है, कितनी इन्फॉर्मेशन रखी है, जैसे आपका अकाउंट है तो आपका अकाउंट नंबर भी है, आपका कुछ नेम भी है ना, आपके अकाउंट में बैलेंस भी है, आपके अकाउंट का कुछ टाइप भी है, ऐसे करके कई सारी इन्फॉर्मेशन है। पर आपकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में से ये जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंट नंबर, दैट इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन खास है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन आप याद रख लीजिए, आपका रिकॉर्ड कभी भी इस टेबल में से निकालना होगा तो बहुत आसानी होगी। तो इसको हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट, या सिंपली कीज भी बोलते हैं। तो कीज आर अ की पार्ट ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस। ये कीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। ये होती तो आपके इंफॉर्मेशन सेट में से ही एक इंफॉर्मेशन है। They ensure each record within a table can be uniquely identified by one or a combination of fields within the table. यानी टेबल के अंदर ये जो एक एक कॉलम है उसको फील्ड भी बोल रहे हैं हम, तो ये एक फील्ड या कुछ एक से ज़्यादा फील्ड्स को मिलाकर कॉम्बिनेशन एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अगर सफिशिएंट है तो उसको हमको की बोलना है। तो की क्या है? की हम उस फील्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स को बोलेंगे जिनसे टेबल का रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। ये सिर्फ इतना ही काम नहीं करते बल्कि दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने का भी काम करते हैं, जिसको हम आगे भी समझेंगे। कीज वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन यहां पर हमारा फोकस जिस परसेप्शन के साथ है उसके हिसाब से हमने 3 कैटेगरी बनाई है। तो कीज 3 प्रकार की हैं: कैंडिडेट कीज, प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज। मैं फिर कह दूं कि यहां पर कीज होती कई प्रकार की हैं, हमें जिन 3 को अभी फोकस करना है वो ये 3 है। हालांकि यहां पर हम अभी शुरुआत में बात करेंगे सुपर की। मान लीजिए यहां पर एक टेबल है जो कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कॉलम के नाम है रोल नंबर, नेम, फोन नंबर, ईमेल, सेमेस्टर, ब्रांच। तो इस टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स भी होंगे। मैंने सैंपल के लिए, एग्जाम्पल के लिए 2 रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, पर रिकॉर्ड्स की संख्या सपोज करिए हजारों में है, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर हैं। तो अब सुपर की किसे बोलते हैं? अ सुपर की इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स within a table that uniquely identifies each record within that table. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सुपर की निकालना चाहूँ तो सुपर की बहुत सारी हो सकती है। सुपर की हम हर उस एट्रीब्यूट या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स को बोल सकते हैं जिससे कि रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हर स्टूडेंट का फ़ोन नंबर अलग है, तो फ़ोन नंबर एक सुपर की है, रोल नंबर भी एक सुपर की है। नेम तो सुपर की नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि नेम सेम भी हो सकते हैं 2 लोगों के, लेकिन ईमेल आईडी सबका अलग अलग होगा तो ईमेल को भी मैं सुपर की बोल सकता हूँ। कई बार ये भी होता है कि एक से ज़्यादा कीज होती हैं जिनको मिलाकर, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको मिलाकर हम की बोल सकते हैं। तो सुपर की उन सभी एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है जिनसे आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सुपर की का सेट अगर मैं बनाऊं तो सुपर की के सेट में बहुत सारी कीज हो जाएंगी। जैसे अगर स्टूडेंट टेबल की बात करें तो रोल नंबर ये अपने आप में एक सुपर की है। मैंने कहा ईमेल आईडी ये एक दूसरी सुपर की है, ईमेल आईडी है ना। और फोन नंबर, तो फोन नंबर भी एक सुपर की है। तो हमने कहा इस टेबल के अंदर 3 सुपर की है। ठीक है, तो सुपर कीज मतलब वो पॉसिबल कीज जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हम रिकॉर्ड को। अब कॉम्बिनेशन भी यूज हो सकता है। मान लीजिए मैं यूज करूं रोल नंबर एंड नेम, तो ये भी तो सुपर की है।
ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि हाँ नेम की ज़रूरत नहीं है। हाँ नहीं है, तो नेम अकेले से भी आइडेंटिफाई हो रहा है और रोल नंबर और नेम दोनों को मिला के भी आइडेंटिफाई हो रहा है। और हो सकता है कि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को मिलाकर हम कहें कि वो एक की है। तो ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप किस किस से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी सिचुएशन में दो लोगों के फ़ोन नंबर सेम हैं बिकॉज वो दोनों भाई हैं और दोनों का एक ही फ़ोन है, दोनों के पास एक ही फ़ोन है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो वहाँ पे हम रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ़ोन नंबर रिपीट हो जाएगा। ओके, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं कोई एक इवेंट के लिए टीम बना रहा हूँ और हर ब्रांच से मुझे एक ही स्टूडेंट लेना है, तो यहाँ पे ब्रांच यूनिक हो जाएगी। तो ब्रांच भी एक की एट्रीब्यूट हो सकता है। तो की एट्रीब्यूट कोई भी एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम्स का कलेक्शन हो सकता है। तो ये सब सुपर कीज हैं। नाउ व्हाट इज कैंडिडेट की? कैंडिडेट की सुपर की एक सबसेट है, यानी जितनी पॉसिबल सुपर कीज हो सकती हैं उनका एक सबसेट। शर्त क्या है? ये सुपर की और कैंडिडेट की में फ़र्क क्या होगा? कैंडिडेट की में एक फील्ड हो या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड हो, ये तो हो सकता है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा रोल नंबर अकेला भी एक की हो सकता है, रोल नंबर और नेम को मिलाकर भी आप की बोल सकते हो। तो रोल नंबर नेम क्या है? सुपर की है। रोल नंबर अकेला भी क्या है? सुपर की है। तो दोनों सुपर की हैं। लेकिन कैंडिडेट की केवल कौन है? रोल नंबर। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स लेने हैं एक की में। तो अगर रोल नंबर और नेम मिलाकर कोई रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है और रोल नंबर से भी वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, तो रोल नंबर क्या हुआ? मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो फिर हम दो कॉलम क्यों लें? एक ही कॉलम से जब हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो ये कैंडिडेट की है, पर रोल नंबर नेम मिलाकर ये सुपर की कहला सकती है, पर कैंडिडेट की नहीं हो सकती। इसलिए हम कह रहे हैं कि कैंडिडेट की जो है वो सबसेट होता है सुपर की के। तो सुपर की में तो ये कोई रूल नहीं है कि हम कितने एट्रीब्यूट्स को मिलाएंगे तो वो की बनेगी, और उसमें से अगर हम कोई हटा भी दें तो भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है रिकॉर्ड। जैसे रोल नंबर और नेम दो थे और दोनों से मिलकर रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा था, पर अगर मैं नेम को हटा भी दूं तो अकेले रोल नंबर से भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। तो सुपर की में तो रोल नंबर भी है और रोल नंबर नेम का कॉम्बिनेशन भी है, पर कैंडिडेट की में सिर्फ क्या होगा? रोल नंबर होगा। इसी तरीके से ईमेल आईडी, ये भी एक कैंडिडेट की हो सकती है। तो कैंडिडेट की में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स, यानी कम से कम कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स होना चाहिए एक की में। अच्छा, अब हम समझते हैं कि एक कैंडिडेट की में क्या शर्तें होनी चाहिए। कैंडिडेट की में जिसको भी आप कैंडिडेट की बोल रहे हो, कैंडिडेट की मतलब ये कैंडिडेट्स हैं। तो जैसे इस टेबल में बोलूं कि रोल नंबर एक कैंडिडेट की है, ठीक है, और फोन नंबर भी एक कैंडिडेट की है, और ईमेल आईडी भी एक कैंडिडेट की है, तो मैं इन तीनों को कैंडिडेट की कहूंगा। ठीक है, सुपर की में तो ये भी आ रहा था, कौन सा? रोल नंबर नेम, लेकिन यहां पर सिर्फ ये तीन है, इनको मैं बोल रहा हूं कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या है? इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। अब अगर आप उसे कैंडिडेट की बोल रहे हो, किसको? इन तीनों को ही बोल रहे हो, रोल नंबर, ईमेल और फोन नंबर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोल नंबर रिपीट हो जाए। रोल नंबर यूनिक होना चाहिए, हर रो में रोल नंबर की वैल्यू अलग होनी चाहिए। फोन नंबर की वैल्यू हर रो में अलग होनी चाहिए। इसी तरह से ईमेल आईडी की वैल्यू भी हर रो में अलग अलग होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कि यूनिक होनी चाहिए, दो रो में सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति का ईमेल आईडी नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है तो ये फील्ड हमने खाली छोड़ दी। खाली छोड़ दी का मतलब इसमें नल वैल्यू चली गई।
या किसी का फ़ोन नंबर है ही नहीं तो यहाँ पे नल वैल्यू चलेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ये कैंडिडेट की नहीं हो सकते। कैंडिडेट की होने का मतलब ये है कि उसमें वैल्यू होगी ही होगी। तो नॉर्मली क्या होता है, एक टेबल के अंदर जब आप एक रो इंसर्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी फील्ड्स फिल करनी है, लेकिन वो फील्ड्स तो आपको फिल करनी ही करनी है जिनको आप कैंडिडेट की बोल रहे हो, क्योंकि वो ऐसे की एट्रीब्यूट्स हैं जिनसे कि रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। तो अगर किसी रो में फ़ोन नंबर मिसिंग है और फ़ोन नंबर के आधार पे ही मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है, तो वो वाला रिकॉर्ड तो कभी भी सर्च हो ही नहीं पाएगा जिसमें फ़ोन नंबर है ही नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर मैं उसे की एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ, कैंडिडेट की बोल रहा हूँ, तो वो नॉट नल हो। इट कंटेन्स द मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड्स टू एंश्योर यूनिकनेस। ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कम से कम फील्ड्स होनी चाहिए, कम से कम फील्ड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कैंडिडेट की। इट मस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। और वो वैसे ही अलग से बोलने वाली बात नहीं बची अब, लेकिन हर रो को वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पर अगर हमने मान लिया कि फ़ोन नंबर रिपीट नहीं होगा और नल भी नहीं होगा, ईमेल आईडी के साथ भी ऐसे ही मान लिया, रोल नंबर के साथ भी ऐसे ही मान लिया, तो ये तीनों एलिजिबल हैं प्राइमरी की बनने के लिए। ये तीनों अभी क्या हैं? कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स मतलब ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनमें से किसी एक को मुझे इनका बादशाह बनाना है, इनका प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की एक टेबल में कोई एक ही होगी। जितनी भी कैंडिडेट कीज थी उनमें से कोई एक ही प्राइमरी की होगी। तो वंस योर कैंडिडेट कीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, यू कैन नाउ सेलेक्ट वन टू बी योर प्राइमरी की। तो जिन जिन को आपने कैंडिडेट की बोला है, इन जैसे ये तीन बोले हैं, इन तीनों में से एग्जैक्टली कोई एक आप चुन लीजिए जिसको आप प्राइमरी की। अब आप अगर इन तीनों को कैंडिडेट की बोल रहे हैं तो आप इन तीनों में से किसी को भी प्राइमरी की चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर किसी एक को ही चुन सकते हैं। एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होती। प्राइमरी की जैसे कि उसके नाम से समझ में आ रहा है, ये वो एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो जैसे अकाउंट नंबर एक प्राइमरी की है, यहाँ पे रोल नंबर को मैं प्राइमरी की बना सकता हूँ। इस तरीके से वेरियस प्रोजेक्ट्स में हम डेटा को देखते हैं, वहाँ प्राइमरी की हर टेबल में बनती है। तो वैसे तो मैं कहूँगा कि हर टेबल में प्राइमरी की बननी चाहिए, पर अगर कोई टेबल में प्राइमरी की आपने नहीं बनाई है तो वो वीक एंटिटी कहलाती है और हमें वीक एंटिटी अवॉइड करना चाहिए। द प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। प्राइमरी की ऑब्वियसली बात है कि क्योंकि वो कैंडिडेट की भी है, तो कैंडिडेट की शर्त थी कि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी है, इसमें भी नल नहीं होना चाहिए और ये हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके ऐसा होना चाहिए। तो अभी आपने एक पॉइंट यहाँ पर और देखा कि अ प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी द मेन रेफरेंस की फॉर द टेबल। यानी प्राइमरी की वो एट्रीब्यूट है जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस टेबल में रखे डेटा में से, जिससे कि किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और इस सॉफ्टवेयर में एक टेबल तो बनेगी स्टूडेंट नाम की, जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखी जाएगी। ओके, और एक और टेबल बनेगी लेट्स से बैच नाम की। ठीक है, कोचिंग में क्या होते हैं, बैचेस होते हैं, तो ये बैच नाम की है। ठीक है, अब सपोज करिए कि इस टेबल में प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर, कुछ भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया रोल नंबर। ये क्या है, प्राइमरी की। ठीक है, रोल नंबर, तो रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, इस तरह से इसमें रिकॉर्ड्स हैं। बाकी फील्ड्स क्या होंगी, जैसे नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, या कॉलेज का नाम होगा, या सेमेस्टर होगा, ठीक है, ब्रांच होगी, इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी। बैच के अंदर क्या होगा, बैच का अपना एक कोड होगा, तो जो बैच कोड है वो इस टेबल में प्राइमरी की है। ठीक है,
इसके अलावा भी कई सारे कॉलम्स हैं इसके अंदर, जैसे बैच का टाइम क्या है, बैच के डेज क्या हैं, किन दिनों, बैच की स्टार्टिंग डेट क्या है, बैच में फैकल्टी कौन है, या बैच किस कोर्स को बिलोंग कर रहा है वगैरह। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी। तो बैच का कोड मान लीजिए है B1, ठीक है, B2, B3, इस तरह से कई सारे बैचेस हैं। अब एक और टेबल हम बनाना चाहेंगे जो कि बैच और स्टूडेंट को मिलाकर बनेगा, यानी स्टूडेंट जब किसी बैच को ज्वाइन करेगा तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस टेबल में रखना चाहते हैं, इस नए टेबल में, क्योंकि स्टूडेंट टेबल में तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन रखी कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं, और बैच टेबल में तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन रखी कि कौन कौन से बैचेस हैं, राइट। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि स्टूडेंट टेबल में एक रिकॉर्ड एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैच टेबल में एक रिकॉर्ड एक बैच को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बैच में कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है कि ये जो एक बैच है इसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं। तो वन बैच इज एसोसिएटेड विथ मैनी स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन एक स्टूडेंट एक समय में एक से ज़्यादा बैचेस भी तो अटेंड कर सकता हो सकता है एक बैच उसने सी लैंग्वेज का अटेंड कर रहा हो और एक बैच वो साइमल्टेनियसली डेटा स्ट्रक्चर का भी अटेंड कर रहा हो। तो इस तरीके से वन स्टूडेंट कैन बी एसोसिएटेड विथ मैनी बैचेस। तो ऐसा जब भी रिलेशनशिप होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। और जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा दो टेबल्स के बीच में, आप हमेशा उसको ब्रेक करिए और बीच में एक नया टेबल इंट्रोड्यूस करिए, ये कंपलसरी है, राइट। तो आप क्या करेंगे, ये चीज हटा देंगे, दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हटा देंगे और एक नया टेबल बनाएंगे जिसका आपने क्या नाम रख लिया है, लेट्स से स्टूडेंट बैच। आपने इस टेबल का नाम रख लिया है स्टूडेंट बैच। ये टेबल कनेक्टेड होगा स्टूडेंट से भी और बैच से भी। इस टेबल के अंदर हम ये इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से बैच में एडमिशन लिया है। कौन सा स्टूडेंट, मतलब इस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में से किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की मैं बात करना चाह रहा हूं। अब इस टेबल में प्राइमरी की कौन है, रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी जो भी बोले आप। तो ये वो की एट्रीब्यूट है जिससे कि स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। तो मैं अगर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट बैच टेबल में रखना चाहता हूं तो पूरी इंफॉर्मेशन मुझे दोबारा रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट टेबल की रखूं जो कि सफिशिएंट है पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। बात मेरी समझ में आ रही है। स्टूडेंट बैच टेबल के अंदर मुझे क्या इंफॉर्मेशन रखनी है, मुझे इंफॉर्मेशन रखनी है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से बैच में एडमिशन लिया है। तो मैंने अगर लिखा स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है उसने बैच 1 में एडमिशन लिया है, स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 2 है उसने भी बैच 1 में एडमिशन लिया है, स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 3 है उसने बैच 2 में एडमिशन लिया है, स्टूडेंट जो 1 है उसने बैच 2 में भी एडमिशन लिया है। यानी स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर जो भी बोलें और बैच कोड ये दोनों इंफॉर्मेशन में इस टेबल में रखने वाला हूं। पर आप समझिए कि मैंने स्टूडेंट आईडी ही क्यों यहां पे रखा। स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की है, तो मैं चाहता था स्टूडेंट बैच टेबल में उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखूं और उस बैच की इंफॉर्मेशन रखूं जो आपस में रिलेटेड है। यानी अगर एक स्टूडेंट है उसने किसी बैच में एडमिशन लिया है तो उस स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन रखूं और बैच की भी इंफॉर्मेशन रखूं। लेकिन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मतलब स्टूडेंट टेबल में ये पूरा रिकॉर्ड, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से इस टेबल में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे होगी रिडंडेंसी, बार बार एक ही तरह का डेटा रख रहे होगे आप। इससे बेटर तरीका यह है कि आप स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ एक एट्रीब्यूट उठा के यहां रख लीजिए और ऐसा एट्रीब्यूट रखिए जिसकी मदद से, अगर ये मुझे मालूम है तो मैं स्टूडेंट टेबल में से किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, मतलब एग्जैक्टली एक ही रिकॉर्ड निकलेगा इससे। इसी प्रकार से
बैच टेबल में बैच कोड प्राइमरी की है, तो मैं बैच कोड को यहां पर यूज कर रहा हूं। पूरे बैच की इंफॉर्मेशन को दोबारा से यहां लिखने की बजाय बैच टेबल की सिर्फ वो इंफॉर्मेशन मैं स्टूडेंट बैच टेबल में रख रहा हूं जिससे कि बैच टेबल से मैं डेटा या रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। तो जब इस तरीके से हम टेबल्स बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की को यहां यूज किया है और बैच टेबल की भी प्राइमरी की को यहां यूज किया है। तो यहां पर यह कहलाती है फॉरेन की। फॉरेन की क्योंकि ये दूसरे टेबल की है, दूसरे टेबल की यहां पर सेटल हो गई है, तो इसलिए ये फॉरेन की है। फॉरेन की किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है। तो स्टूडेंट टेबल और स्टूडेंट बैच टेबल आपस में रिलेटेड हो गए। एक स्टूडेंट की एंट्री स्टूडेंट बैच टेबल में मैनी टाइम्स मिलेगी। देखिए यहां पर भी 1 है स्टूडेंट आईडी में और नीचे भी देखिए ये 1 है। इसका मतलब एक स्टूडेंट कई सारे बैचेस में हो सकता है, इसलिए 1 स्टूडेंट रिकॉर्ड कैन बी मैप्ड विथ मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट बैच टेबल। सिमिलरली बैच टेबल और स्टूडेंट बैच टेबल भी आपस में रिलेटेड है। 1 बैच मतलब 1 रिकॉर्ड ऑफ बैच टेबल कैन बी एसोसिएटेड विथ मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट बैच टेबल, क्योंकि B1 बैच का जिक्र कई बार होगा। स्टूडेंट 1 भी B1 में है, स्टूडेंट 2 भी B1 में है और भी कई सारे स्टूडेंट B1 बैच में होंगे, तो B1 कई बार आएगा। तो B1 भी रिपीट हो रहा है और स्टूडेंट आईडी भी रिपीट हो रहा है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो रहा। कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो रहा मतलब मैंने 1 और ये B1 ये दोबारा कभी नहीं लिखा, तो इंडिविजुअली तो वो रिपीट हो रहा है। तो जो प्राइमरी की थी स्टूडेंट टेबल में वो इधर फॉरेन की है, पर यहां पर रिपीटेशन होगा, यहां पे बैच कोड का भी रिपीटेशन होगा। तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन की। फॉरेन की और प्राइमरी की के रिलेशन से फायदा क्या होता है, ये दोनों टेबल्स आपस में रिलेटेड हो गए और ये जो बैच और स्टूडेंट आपस में मैनी टू मैनी करके रिलेटेड थे, जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दो टेबल्स के बीच में आएगा, आप बीच में एक टेबल जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे और वो दोनों को कनेक्ट कर रहा होगा। तो डेफिनेटली दोनों टेबल्स की प्राइमरी की इसमें एज अ फॉरेन की आ जाएगी। तो ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्या बोलें, अ फॉरेन की इज अ प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल दैट अपीयर्स एज अ फील्ड इन अनदर टेबल वेयर द फर्स्ट टेबल हैज अ रिलेशनशिप टू द सेकेंड। यानी अब दोनों में क्या हो गया, एक तरह का रिलेशनशिप हो गया और वो रिलेशनशिप क्या होता है, 1 to many। 1 किस साइड होता है, जिस साइड ये प्राइमरी की थी, और मैनी किस साइड होता है, जिस साइड ये फॉरेन की थी। तो आई गेस आपको ये अलग अलग प्रकार की कीज के मतलब समझ में आया होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, चाहे आप ओरेकल की बात करें, माइस्क्यूएल की बात करें, आपको अगर टेबल्स बनानी है, मान लीजिए आप स्टूडेंट टेबल भी बनाने वाले हैं, ये तीनों टेबल्स बनाने वाले, आप स्टूडेंट बैच टेबल पहले नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप स्टूडेंट बैच टेबल बनाएंगे तो आपको ये जिक्र करना होगा कि ये जो पहला कॉलम है ये फॉरेन की है, दूसरा कॉलम है ये फॉरेन की है, और ये भी बताना पड़ेगा कि अगर ये फॉरेन की है तो किस टेबल की प्राइमरी की है। तो आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की। पर स्टूडेंट टेबल आपने अगर बनाया ही नहीं होगा तो एरर देगा, कहेगा स्टूडेंट तो है ही नहीं, बैच तो है ही नहीं। तो स्टूडेंट बैच टेबल बनाने से पहले स्टूडेंट और बैच टेबल्स आपको अलग से बनाने पड़ेंगे। और इसी प्रकार से इसका एक फायदा यह भी है कि जब कभी आप रिकॉर्ड डिलीट कर रहे होंगे, मान लीजिए कोई रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो स्टूडेंट टेबल में से जब आप कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहे होंगे तो वो रिकॉर्ड तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक उस स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टूडेंट बैच टेबल में रखा है। क्योंकि अगर स्टूडेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड है जो कि दूसरे टेबल में भी एग्जिस्ट करता है, यानी किसी स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है 1, अब ये 1 अगर स्टूडेंट बैच टेबल में कहीं पर आ रहा है तो इसका मतलब है वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है कि वो किसी बैच में एडमिशन ले चुका है। अब अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड में यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो फिर ये डेटा तो करप्ट हो जाएगा ना। यहाँ पे स्टूडेंट बैच टेबल में ये 1 फिर किसको डिनोट करेगा, है ना, क्योंकि 1 का मतलब क्या हो गया, ये किसी स्टूडेंट का आईडी है, और यहाँ से अगर स्टूडेंट टेबल से वो डिलीट हो जाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन ही चली जाएगी, तो डेटा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप जो
टेबल है उसमें से रिकॉर्ड तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि दूसरे टेबल में जिसमें वो फॉरेन की बनी हुई है वहां पे वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है, डेटा करप्ट नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया, कीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैं जानता हूँ कि यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये कीज़ का कॉन्सेप्ट इतना ईजी नहीं लगता है, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हैं, कुछ बेसिक भी समझ पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट करें www.mysirji.com, जहाँ पर मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। वहाँ पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, कैंपस प्रिपरेशन एंड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। और भी नया नया स्टफ उसमें ऐड होता रहता है, तो आप उसको ज़रूर बुकमार्क कर लीजिए। ना केवल इतना, बल्कि आप इसे शेयर भी करिए, क्योंकि शेयर इसलिए करना है क्योंकि एक तो ये हिंदी में है और दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जितने ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं प्लीज़ पहुंचाइए। थैंक यू।